हेलो दोस्तों, हमारा यह भारतीय स्थापत्य कला का सेकंड पार्ट या सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम अभी तक हमने भारतीय स्थापत्य कला के बारे में जान रहे थे। अब हम अगले आपको बगैर देरी करे भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। तो बाद में क्या था, गुफा स्थापत्य कला आया, जो मौर्य काल के दौरान गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें और अलंकृत द्वार थे। मतलब गुफा स्थापत्य कला जो थी उसमें क्या थे, गुफाओं में विशेषता थी कि वो अत्यधिक बहुत ही पालिशदार दीवारें थीं, चमकदार और बहुत ही चमकदार थीं। उदाहरण, बिहार में बाबर और नागार्जुनी की गुफाएं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में किया गया था। नासिक की गुफाएं हीनयान और महायान, जो हीनयान और महायान है ये बौद्ध संप्रदाय से थे। ठीक है, दोनों संप्रदायों से संबंधित है। मृदभांड, मौर्य काल में मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड NPVW के रूप में माना जाता है और मौर्य काल के मृदभांडों की विशेषता काला रंग और अत्यधिक चमक थी और सामान्यतः इनका उपयोग बिलिस्ता के वस्तुओं के रूप में किया जाता था। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में जो थे उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो थे मिट्टी के बर्तनों के केंद्र थे। अब मौर्योत्तर वास्तुकला की बात करें तो क्या है, गुफाएं। मौर्योत्तर काल में दो प्रकार की शैल गुफाओं का विकास देखा गया। एक तो चैतन्य गुफा थी और दूसरी बिहार गुफा। बिहार का विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था, जबकि चैतन्य कक्षों का विकास मौर्योत्तर काल के दौरान हुआ था। चैत्य प्रार्थना के उद्देश्य से बनाया गया था। जो दोस्तों चैत्य गुफाएं थीं उसमें लोग वहां जाकर प्रार्थना करते थे और यह एक आयताकार एक कमरे की तरह कक्ष होता था, जिसके केंद्र में स्तूप को रखा जाता था और बिहारों का उपयोग भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में किया जाता था। दोस्तों जो चैतन्य गुफाएं थी, एक तो वो क्या थी, आयताकार थी। दूसरी, उनका जो उपयोग किया गया था वो किसके लिए किया जाता था, पूजा के लिए। और उसके अंदर एक स्तूप रख दिया जाता था। स्तूप मतलब मूर्ति रख दी जाती थी। उदाहरण, कार्ले का चैतन्य और अजंता की गुफाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं को उड़ीसा में है, जो कलिंग का राजा खारवेल थे के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ की गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ब्राह्मी लिपि, जो दोस्तों एक लिपि हुआ करती थी उस समय, उस लिपि में लिखा गया। सातवाहन काल के दौरान इन गुफाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ और ये अधिक विस्तृत और अलंकृत होते चले गए। द्वारों पर विभिन्न प्रकार के मिथुन जोड़ों को उत्कीर्ण किया गया। बहुमंजिला गुफाएं तराशी जानी शुरू हो गई और कार्ले में 2 मंजिला विहार और अजंता में 3 मंजिला विहार बनाए गए। दोस्तों सातवाहन के दौरान जो था, इसके लिए राजकीय मतलब राज्य की तरफ से इसे सुरक्षा प्रदान करनी की जाने लगी। किसको, जो हमारी चैतन्य गुफाएं थी। ठीक है, और इसमें क्या थे, मिथुन जोड़ों को उत्कीर्ण किया गया था। कार्ले में 2 मंजिल बिहार और अजंता में 3 मंजिल, मतलब कार्ले एक स्थान है जिसमें हमें 2 मंजिला बिहार मिले हैं और अजंता में 3 मंजिला तक बनाई गई थी। बौद्ध गुफाओं तथा जैन गुफाओं के बीच अंतर देखते हैं। डिफरेंस ऑफ बौद्ध गुफा एंड जैन गुफा। ठीक है, जैन गुफा और बौद्ध गुफा में क्या था, जैन गुफाओं को बलुआ पत्थर से तराशा गया था और तराशने के लिए आसान लेकिन मूर्ति कला के लिए मुश्किल। और बौद्ध गुफाओं में क्या था, बौद्ध गुफाओं को कठोर चट्टानों से तराशा गया था, मूर्ति कला के लिए उपयुक्त थी। ये क्या थी, मूर्ति कला के लिए मुश्किल थी और बौद्ध गुफाओं में मूर्ति कला के लिए आसान थी। जैन गुफाओं में कोई सभा कक्ष या पत्थरों से तराशे गए धार्मिक स्थल नहीं होते थे, लेकिन बौद्ध गुफाओं में सभा भी होती थी और धार्मिक क्षेत्र भी होते थे। तीसरा क्या था, जहाँ भी चट्टानों को काटा जा सकता था, जैन गुफाओं में वहाँ काट कर बनाया गया था और गुफाओं को काटने में कोई योजना नहीं होती थी। बौद्ध गुफाओं में गुफाओं को अच्छी तरह से योजना बनाकर तराशा गया था। दोस्तों जैन गुफाओं में क्या था, जहाँ पर भी पत्थर मिलते वहाँ पर गुफाएं बना दी जाती थी बगैर सोचे समझे। लेकिन बौद्ध गुफाओं में क्या था, उसको पहले सोच देखते थे कि ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी और उसके बाद सोच समझकर उसको अच्छे से बनाया जाता था। जैन गुफाएं सरल तरीके से बनी होती थी और उनमें जैन भिक्षुओं के संन्यास की झलक दिखाई देती थी। बौद्ध गुफाएं
विस्तृत और विशाल होती थी। दोस्तों जो जैन गुफाएं थी उसमें क्या था, जैसे भी पत्थर मिला, जैसे भी बड़े पत्थर मिले उनको काटा और एक गुफा बना दी, जैसी बनी। लेकिन इस बौद्ध गुफाओं में क्या था, बहुत ही अच्छे से काटते थे, बहुत ही अच्छे से देखते थे कि अच्छा है नहीं, और इसमें क्या था, विशाल पत्थरों को काट कर विशाल गुफाएं बनाई जाती थी। अब बात करते हैं समानताएं क्या थी दोनों में। दोनों में समानता क्या थी, मूर्तियों में पशुओं और पौधों जैसे समान रूपांतरों का उपयोग किया गया। अब दोनों क्या थी, मूर्तियों में पशुओं को रखते थे, ठीक है, पशुओं की मूर्ति रखते थे, और पौधों को एक समान। दोनों में मधु लवंग शैली भी समान होती थी। दोस्तों एक शैली थी जो मधु लवंग थी, वो दोनों में समान मिलती थी। उदाहरण है जैसे पुरी में खंडगिरी और उदयगिरी दोनों एक जगह हैं। अब स्तूप की बात करते हैं। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। मतलब मौर्योत्तर काल में क्या थे, जो स्तूप थे वो बड़े थे और बहुत ही सुंदर थे, तथा लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर अधिक उपयोग किया गया था। दोस्तों लकड़ी और ईंट का नहीं यूज कम उपयोग करते थे और प्रस्तर का अधिक उपयोग करने लगे। तोरण क्या था, शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण, दोस्तों तोरण, ठीक है, सुंदरतापूर्वक अलंकरण तोरण के रूप में ये प्रभाव को प्रतिबंधित करने का निर्माण आरंभ किया। उदाहरण मध्य प्रदेश में भरूच का स्तूप। अब गुप्त वास्तुकला की बात करें तो अभी तक हमने करी मौर्य और मौर्योत्तर काल की। अब हम गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त में वास्तुकला कैसी थी, गुप्त काल में वास्तुकला की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। गुफा वास्तुकला इस काल में निरंतर जारी तो रही, तथा गुफाओं के दीवारों पर भित्ति चित्रों का उपयोग किया गया। दोस्तों उसमें क्या था, मौर्य और मौर्योत्तर काल में गुफाएं बनती थीं, अलंकृत करी जाती थीं, उसमें मूर्तियों को रख दिया जाता था। लेकिन गुप्त वास्तुकला में क्या था, गुफाओं की दीवारों पर क्या चित्रों को बनाने लगे। वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप जो है इस काल में एक प्रसिद्ध स्तूप था। हालांकि गुप्त काल के दौरान स्तूपों के निर्माण में गिरावट दर्ज की गई। मंदिर निर्माण शिखर का तेजी से विकास हुआ। 10 अवतार मंदिर जो था वो झांसी उत्तर प्रदेश में था। भीतरगांव मंदिर ईंट कानपुर उत्तर प्रदेश में था। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, और विष्णु मंदिर जो था जबलपुर मध्य प्रदेश में था। इस काल के दौरान वास्तुकला की नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का विकास हुआ, लेकिन हूणों जैसी विदेशी आक्रांताओं के कारण इस काल की अधिकांश वास्तुकला नष्ट हो गई। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति गुप्त कला की एक बेजोड़ कृति थी। स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया भीतरी एक आसम स्तंभ भी उल्लेखनीय है। गुफाएं, महत्वपूर्ण गुफाओं की बात करें तो मंडवेश्वर की गुफा थी जो महाराष्ट्र में स्थित है, और जूनागढ़ की गुफा की बात करें तो बौद्ध गुफाएं गुजरात में स्थित हैं। इनकी एक अद्वितीय विशेषता प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 40 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है, जिसे ऊपर कोट के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उदयगिरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, जिसमें 12 या विष्णु के सुअर अवतार, जो विष्णु का सुअर अवतार है वो उदयगिरी की गुफाओं में मिलता है, और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध गुफाएं। अजंता गुफाओं के सामान लेकिन चित्रकारी आध्यात्मिक के बजाय भौतिकवादी अधिक थी। अजंता की गुफाएं की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित हैं बौद्ध गुफा। ठीक है, चित्रकारी के लिए फ्रेस्को पेंटिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था, और नीले रंग का अभाव इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसमें नीला रंग देखने को मिलता। बात करते हैं दोस्तों एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापत्य शैली और विषयों में विविधता। हिंदू तथा बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश के द्वारा करवाया गया था। जो दोस्तों बौद्ध गुफाएं थी उनको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, जबकि जो जैन गुफाएं थी उनको यादवों ने बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना। जो देखो बौद्ध गुफाएं थी उन्हें क्या राष्ट्रकूटों ने बनवाया, और जो जैन गुफाएं थी उन्हें यादव वंश के लोगों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं इंडो इस्लामिक या भारतीय अरबी वास्तुकला। भारतीय अरबी, अब यहाँ पर मोमनन मुस्लिम लोगों की बात हुई है।
जो भारतीय अरबी वास्तुकला थी वो भारतीय, फारसी, अरबी और तुर्की शैली का संगम है। ठीक है, इस्लामिक में क्या था, भारतीय, फारसी, अरबी और तुर्की शैली का संगम है। मतलब 4 भाषाओं में 4 तरह की हमें वास्तुकला देखने को मिलती है। इस्लामिक शैली ने पारंपरिक भारतीय शैली जैसे सजावटी कोष्ठक, छज्जे, गुंबजों की सजावट आदि कई तत्वों को शामिल किया है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे छतरी, ऊंची मीनारें, अर्ध गुम्बद जैसी संरचना और चौथा जाली सुलेख पेटरा। सबसे पहला छतरी की तरह मिलता है इंडो इस्लामिक में, दूसरा ऊंची ऊंची मीनारें थी और अर्ध गुम्बद जैसी संरचना थी। ठीक है, और जाली सुलेख पेटरा था। ठीक है, अब दोस्तों इंडो इस्लामिक मध्ययुगीन मतलब जो बीच का युग था उसकी कला की क्या विशेषताएं थी। एक तो मेहराब तथा गुंबद होते थे, मीनार की उपस्थिति होती थी। ठीक है, और जोड़ने वाले एजेंट के रूप में गारे का उपयोग होता था। मीनार थी, मेहराब और गुंबद थे। ठीक है, इसके बाद चारवाक शैली, पियत्रा ड्यूरा तकनीकी, अग्रस तकनीकी थी और निर्माण कार्यों के परिसर में पानी का उपयोग था। वास्तुकला की आर्कुएट शैली ने वास्तुकला को ग्रेविड शैली में बदल दिया था। अब अरबेस्क जो थी सजावट की एक शैली थी जिसकी विशेषता अरबेस्क पद्धति। तो अरबेस्क क्या थी दोस्तों, अरबेस्क पद्धति थी वो क्या थी, सजावट की एक शैली थी जिनकी विशेषता एक दूसरे से लिपटे पौधों और निराकार वक्रीय रूपांकन थी। इसकी विशेषता एक सतत तना होता था जो पत्तेदार द्वितीयक तने की श्रृंखला का निर्माण करते हुए नियमित अंतराल पर विभाजित होता था तथा द्वितीयक तना भी पुनः विभाजित होता था या इसे मुख्य ताने से मिलाने के लिए वापस मोड़ा जाता था। ठीक है, बात करेंगे स्थापत्य शैली में दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 से और कब तक का माना जाता है, 1526 ईस्वी तक। ठीक है, जो दिल्ली का सल्तनत काल था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। वास्तुकला को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, एक समाजिकीय शैली, दूसरा दिल्ली के शासकों के द्वारा संरक्षित। अब दूसरी थी प्रांतीय शैली, एक तो थी सामाजिक शैली और एक प्रांतीय शैली थी। तो कितने 2 शैलियों में दिल्ली की सल्तनत काल को विभाजित किया गया था। ठीक है, जो सामाजिक शैली थी वो दिल्ली के शासकों के द्वारा संरक्षित थी और एक जो समाज की थी उसे दिल्ली के शासक देखते थे, और दूसरा जो प्रांतीय शैली थी उसके लिए स्थानीय शासक और सरदारों के द्वारा, मतलब सरदार देखते थे और स्थानीय शासक देखते थे। तो जो समाज की शैली शाही शैली थी उसमें क्या, पहला गुलाम वंश आया जो 1206 से 1290 तक, जिसमें एक जो उनके द्वारा शैली विकसित हुई थी उसे मामलुक शैली कहा जाता था। ठीक है, गुलाम वंश के द्वारा। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के द्वारा शुरू किया था तथा और इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1210 और 1235 के बीच इसे खत्म करा दिया। इसमें 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें आसपास जो था 1192 के ईस्वी के आसपास कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसमें हिंदू और जैन मंदिरों की संरचना का प्रतिरूपण उपयोग किया गया है। इस शैली में क्या है, एक उदाहरण है अजमेर में जो स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश के उसमें बनवाया गया था। ठीक है, फिर दूसरा वंश आता है हमारा खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक है। उनके द्वारा विकसित वास्तुकला की शैली को सालजुक शैली कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, एक तो घोड़े की एक नुकीली नाल के रूप में मेहराब और दूसरा विस्तृत गुंबद और नीचे मेहराब को हम रखते थे। ठीक है, और मेहराब को हम रखते थे, विस्तृत गुंबद, नीचे मेहराब। तीसरी क्या, जालीदार इसमें खिड़कियाँ लगी होती थी, शिलालेख की पट्टियाँ होती थी। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग भी किया, इसमें लाल बलुआ पत्थर और गारे का उपयोग किया गया था। कितने 2 चीज़ों का, एक लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था और गारे का उपयोग हुआ था। और इसमें क्या थी, जालीदार खिड़कियाँ थीं, शिलालेख की पट्टियाँ थीं और गुंबद थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो था कुब्बतुल इस्माल मस्जिद और अलाई दरवाज़ा, सीरी का दरवाज़ा, किला भी बनवाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है तुगलक वंश। क्या आता है, तुगलक वंश जो था
वो 1320 से 1413 तक माना जाता है। इसमें क्या था, अलंकरण की तुलना में भवन की मजबूती पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। इस शैली में क्या था, इस तुगलक वंश में इन लोगों ने जो इसमें वास्तुकला थी, उसमें जो भवन बनाए जाते थे वो बहुत ही मजबूती से बनाए जाते थे। ठीक है। दूसरा, धूसर बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। तुगलकों ने भट्टार के रूप में जानी जाने वाली निर्माण की शैली का उपयोग किया था। ठीक है। जिसमें भवनों को, अभी एक चीज़ याद रख लो सिर्फ, कि तुगलक वंश में जो था वो भवन जो थे बहुत ही मजबूती से बनाए जाते थे, और इनकी जो बनाने की प्रक्रिया थी वो भट्टार भट्टार की तरह बनाते थे। ठीक है। भट्टार शैली से। अब तीसरी चीज़ थी कि प्रवेश द्वार में मेहराब और सरल दोनों विधियों का संयोजन किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में 1325 ईस्वी के द्वारा दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर तुगलकाबाद का निर्माण कराया। लाल बलुआ पत्थर में प्रस्तुत निर्मित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अनियमित पंचभुज तथा नुकीले या टार्टर के आकार का है, जिसके शिखर पर कंगू के रखा गया है, और जापना, फिरोजाबाद आदि नगर है। सैयद काल जो 1414 से 1451 तक है, इसमें क्या, और विस्तृत इमारतों का निर्माण करने के लिए सैयद काल बहुत ही छोटा था, लेकिन उस समय अष्टकोणीय मकबरे अपने आप में वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता रखते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसी में जो था, इन मकबरों में क्या था, टाइल्स का उपयोग भी शामिल होने लगा, और रंग को भी बढ़ाया जाने लगा, मतलब तरह तरह के रंगों का उपयोग भी इसी उसमें होने लगा वंश में। इस अवधि में गुलदस्ता के मुक्त रूप से उपयोग, इसमें क्या था, गुलदस्ता को भी उपयोग करने लगे। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो तुगलक वंश था, उसमें क्या देखा हमने, कि तुगलक वंश में बहुत ही मजबूती से भवन बनाए जाते थे। ठीक है। सैयद काल में क्या हुआ, सैयद वंश में, कि इसमें क्या हुआ कि जो भवन थे उसमें टाइल्सों का निर्माण होने लगा, रंगों का निर्माण टाइल्स को लगाने लगे, और रंगों को मिक्स करके लगाने लगे, मतलब एक तरह की सुंदरता प्रदान करने लगे। अब लोधी वंश की बात करें, जो 1451 से 1526 तक माना जाता है। ठीक है। लोधी वंश क्या था, 1451 से 1526 तक माना जाता है। इस अवधि के दौरान केवल मकबरों का निर्माण आरंभ हो गया। ठीक है। इसमें क्या थे, मकबरे बनाए जाते थे। ठीक है। जिसमें दोहरे गुंबद का प्रचलन इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। लोधी वंश के दौरान क्या हुआ, जो था, इसमें मकबरे बनाए जाते थे और दोहरे गुंबद बनाए जाते थे। ठीक है। सिकंदर लोधी के द्वारा एक आगरा शहर का निर्माण हुआ, और दूसरा था कठोर और सादे थे। ठीक है। इसमें जो मकबरे थे बहुत ही कठोर थे और सादे बनाए जाते थे। और एक उदाहरण है कुतुब, जो लोधी गार्डन है, उनके द्वारा एक कुतुब मीनार भी बनवाई गई थी। ठीक है। इसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने तीन चीज़ों को विशेष रूप से देखा। सही, तुगलक काल में क्या था, तुगलक काल में हमने देखा कि जो भवन थे, ठीक है, वो बहुत ही मजबूती से बनाए जाते थे। कैसे, मजबूती से। ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे सैयद काल में क्या देखा हमने, रंगों का उपयोग करने लगे, रंगों का। ठीक है। और दूसरा किसका, टाइल्स का। ठीक है। टाइल्स का उपयोग करने लगे। तीसरा लोधी वंश में क्या था, लोधी वंश में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाए जाते थे, मकबरे। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाए जाते थे, मकबरे। ठीक है। और मकबरों में क्या होता था कि इसमें दोहरे गुंबद, मतलब 2 गुंबद बनाए जाते थे। ठीक है। क्या बनाए जाते थे, 2 गुंबद। अब उसके बाद बात करते हैं कि दिल्ली शहर में के 7 शहर, दिल्ली के 7 शहर बने। एक राजपुताना राजा द्वारा स्थापित रायपिथौरा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी राज शहर बनाया गया, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या बनाया गया, जहांपना 14वीं शताब्दी में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद, और शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली, और या शेरशाही या शेरगढ़। ठीक है। और शाहजहाँ के द्वारा शाहजहानाबाद। दोस्तों यहाँ पर हमारी दिल्ली स्थापत्य कला खत्म होती है। ठीक है।
अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, प्रांतीय शैली की बात करते हैं। अभी हमने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत की। अब प्रांतीय शैली की बात करते हैं। तो प्रांतीय शैली में एक वास्तुकला बंगाल शैली थी, जिसमें ईंटों और काले संगमरमर का उपयोग किया गया था। इसमें क्या था, जो प्रांतीय शैली थी वो बंगाल की शैली में ईंटों और काले संगमरमर का उपयोग किया गया था। बांग्ला छतों को बनाया गया था। मुसलमानों द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत रूप से फैल गया था। और उदाहरण के लिए इसमें गौर के कदम, रसूल मस्जिद, बंगाल का पांडना में अदीना मस्जिद। ठीक है। दूसरी वास्तुकला थी जो थी मालवा शैली, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलती है। विभिन्न रंग के प्रस्तरों और संगमरमर का उपयोग तथा मीनारों की अनुपस्थिति यहाँ की अद्वितीय विशेषता थी। इसे वास्तुकला की हम पठान शैली के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय प्रभाव भी देखा गया और पर्यावरण अनुकूल थी, जैसे खिड़कियां लगी थी बड़ी बड़ी, बावली थी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग था और बट्टार प्रणाली इसमें भी देखने को मिलती है। उदाहरण रानी रूपमती का मंडप, असरफी महल और हिंडोला महल और जहाज महल देखने को मिलते हैं इस शैली में। तो जो तीसरी शैली थी वो थी जौनपुर शैली। इसी में जो 1394 से 1479 ईस्वी तक मानी जाती है। सरकी शासकों द्वारा संरक्षित, इसलिए इसको सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। इसमें मीनारों के उपयोग से बचा गया था। उदाहरण अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है।